नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिषीय सिद्धांत जो है वो नक्षत्र पर आधारित है और जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण विशेष रूप से 13 डिग्री और 20 कला मतलब 20 अंश का माना जाता है। मित्रों, इस प्रकार से मान लीजिए आपका जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र माना जाता है और इसमें आपका जो लग्न राशि का जो स्वामी बनता है वो मंगल बनता है। लेकिन अश्विनी कुमार की है जो कि नक्षत्र के स्वामी है, लेकिन दशानाथ आपके जो होंगे वो होंगे केतु और केतु की जो महादशा होगी वो होगी 7 वर्ष की। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि आगे केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र की महादशा के बाद सूर्य की महादशा आएगी, सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। तो इस प्रकार से मित्रों महादशा का जो क्रम है वो इस प्रकार से, लेकिन आज के समय में हम राशि को ज्यादा महत्व देते हैं और नक्षत्र को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि राशि से ज्यादा नक्षत्र का महत्व होता है, क्योंकि आप जिस नक्षत्र में जन्मे हैं वो नक्षत्र आपके लिए सर्वथा योगकारी होता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस नक्षत्र में जन्मे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए सदा रहेगा और आपके जीवन पर उसका प्रभाव सदा रहने वाला है। तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही अद्भुत है और उसको जानने के बाद आप विशेष रूप से कुछ खास स्थितियों पर विषयों को जान सकें। जैसे मेष राशि मित्रों जो है उसका अंक 1 होता है और इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह हो वो जिस राशि में उच्च का होगा उससे 7वीं राशि में ठीक वो नीच का हो जाएगा। जैसे कि सूर्य यहाँ पर उच्च के हो गए हैं और यहाँ पर ये जो 7 अंक हैं यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। मित्रों, इसी प्रकार से चंद्रमा दूसरा मतलब 2 अंक वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा 2 अंक में उच्च के होंगे तो चंद्रमा यहां से ठीक 8 अंक में नीच के हो जाए। इसी प्रकार से मित्रों ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह जिस अंक में उच्च का होगा उससे 7वें अंक में उसको नीच का होना ही है, ये बात आप मान लीजिए। मित्रों, इसी प्रकार से मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और वहीं बुध जो है बुध ग्रह विशेष रूप से कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध जो है मित्रों वो कन्या राशि में उच्च का होता है, लेकिन इससे ठीक 7 अंक मतलब मीन राशि में यहां पर बुध नीच का हो जाता है। मित्रों, नीच का प्रभाव और उच्च का प्रभाव जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नीच उच्च की स्थिति को जान लेंगे तो कुंडली का बहुत सा क्रम आप समझ पाएंगे। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मिथुन है ये बुध की राशि में, इसमें राहु उच्च का होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है। कुछ लोग धनु राशि में भी इसको नीच का मानते हैं, लेकिन धनु में और वृश्चिक राशि में केतु उच्च का प्रभाव देता है। जैसे कि यहां जाने केतु यदि धनु राशि में है तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, समाज में आध्यात्म की ओर मिथुन राशि वाला ज्यादा होगा और अपने जीवन काल में मिथुन राशि धनु राशि वाला जातक सुख और भोगों को अधिक भोगेगा। मित्रों, वहीं जान लें कि मकर राशि में मंगल उच्च का
और यहाँ पर ठीक कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर सिंह राशि, इसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता और इसमें कोई ग्रह नीच का भी नहीं होता। मित्रों, वहीं आप ये समझें कि गुरु जो है, गुरु ग्रह, मित्रों गुरु ग्रह की स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, उसे भी ध्यान से समझिएगा। शनि जो है मित्रों, ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और ये मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। वहीं गुरु मित्रों, हमेशा गुरु को कर्क राशि में उच्च का माना गया है। गुरु कर्क राशि में जब भी होंगे तो उच्च का प्रभाव देंगे और गुरु जैसे ही मकर में पहुंचेंगे नीच के हो जाएंगे। अब दो बातें आपने नोटिस नहीं की जो मैं आपको बता रहा हूं, जीवन काल में, पूरे जीवन काल में काम है। क्या कि यह जो शनि की राशि है मकर और शनि की राशि में मंगल उच्च का हो रहा है, देखिएगा क्यों। एक हम अगर कुंडली का विषय को छोड़कर हम सामाजिक ज्ञान के विषय में सोचें तो यहां पर शनि को शूद्र की श्रेणी दी गई। एक व्यक्ति जो सेना का नायक है, जो सेनापति है, वो उसका हुक्म कहां पर चल सकता है, वो ज्यादा प्रभाव कहां पर दे सकता है, आदेश कहां पर दे सकता है, जनता में। वो वहां पर आदेश दे सकता है जहां पर उसकी चल सकती है, जो उससे झुक सकता है। तो हमेशा मंगल से झुकता है कौन? शनि। और शनि को आदेश देने का जो कार्य है वो मंगल का है। इसलिए शनि और मंगल की जब युति होती है तो शनि पीड़ित हो जाता है, ये अक्सर देखा गया है। तो मित्रों, यहाँ पर जाने कि शनि की राशि में मंगल उच्च का हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मंगल यहाँ पर सुख भोगों को भोगना चाहिए और मंगल भोगता। वहीं आप ये भी देखें कि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य है राजा और राजा जब हुक्म चलाता है, जब कोई आदेश देता है तो वो सेनापति को देता है और सेनापति के माध्यम से कार्य होता है। और सेनापति किसको आदेश देगा? शनि को। तो यहाँ पर मंगल की राशि में शनि उच्च का इसलिए, सूर्य उच्च का इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आदेश जनता को नहीं दे सकता, वो आदेश दे रहा है सेनापति। तो मित्रों, यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अब आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बुध है, ये जो बुध ग्रह है, ये इसको कुमार कहते हैं। और कुमार, एक कुमार को क्या चाहिए? एक कुमार को क्या चाहिए? सुख और भोग। इसलिए वो कन्या राशि में बली होता है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि भोग राशि मानी जाती है, एक स्त्री प्रत्यय राशि मानी जाती है। तो कन्या के साथ में बुध जब तक होगा, जब तक काम उत्तेजना होगी, प्रेम होगा, बहुत ज्यादा संबंधों में आएगा। लेकिन जैसे ही बुध मीन राशि में पहुंचेगा तो गुरु की राशि, यहाँ पर शासन से रहना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज कोई बच्चा है और उसको किसी टीचर के संरक्षण में रहना पड़े तो वो बहुत सतर्क रहेगा। इसी प्रकार से जब बुध ये बच्चापन ये छोड़कर जब मीन राशि में जाते हैं तो इन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। और इसी के कारण बुध वहां पर बली नहीं होता, क्योंकि वो मौज मस्ती नहीं कर पाता। वहां पर उसको पढ़ना पड़ता है और पढ़ाई लिखाई में प्रायः लोगों का मन नहीं लगता। पढ़ाई की पुस्तक लेते ही लोगों को नींद आने लगती है और यही स्थिति बुध की हो जाती है। तो बुध कभी भी मीन राशि में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब मजबूरी में मीन राशि में बुध होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सीधा हो जाता है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, बहुत ज्यादा बोलता चालता नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर। तो मित्रों, वहीं आप ये भी देखें कि गुरु कहां पर श्रेष्ठ अधिकार जमा सकता है? कर्क राशि में। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा की राशि और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा की गुरु देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है, आप जानते हो। तो ये आदेश किन को कर सकते हैं? देवताओं। लेकिन गुरु आदेश दैत्यों को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुरु की वहां पर चलने वाली नहीं है। गुरु की चलेगी कहां पर? गुरु की चलेगी वहां पर जहां का गुरु का सम्मान हो सकता है, लेकिन हर कोई तो गुरु का सम्मान करेगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही गुरु मकर में पहुंचते हैं तो शूद्र राशि है और वो इस पूजा पाठ वाले सिस्टम को समझते नहीं है, तो वो क्या करते हैं? गुरु को सम्मान नहीं देते और इसके कारण गुरु वहां पर बली नहीं होते। मित्रों, यहाँ पर राहु मिथुन में उच्च का क्यों होता है? मिथुन में इसलिए राहु उच्च का होता है क्योंकि मिथुन राशि भोग राशि और भोग राशि में भोगी ही विशेष रूप से रहता है। लेकिन जैसे यह जाता है धनु में तो ये गुरु के संरक्षण में आ जाता है
और राहु को भी गुरु के संरक्षण में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो गुरु की राशि में आते ही उथल पुथल मचाने लगता है, बहुत ज्यादा खराब प्रभाव देने लगता है। इसलिए धनु राशि में हमेशा राहु का प्रभाव गलत बताया है, कहीं ना कहीं दोषपूर्ण बताया है, रिश्तों को बिगाड़ने का काम करता है। राहु वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। तो वहीं केतु भी मिथुन राशि में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि यह केतु कुल की उन्नति करने वाला है, न्यायप्रिय।